तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु सिंह पटवाल। आज बेसिकली हम क्लास 12th में जो बिजनेस का आपका पार्ट हमने छोड़ा था उसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं, राइट। आई थिंक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आप कर रहे थे, राइट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हमने काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। नाउ वी आर इनटू आई थिंक टेलर की जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के कुछ टेक्निक्स हम देख रहे थे कि क्या क्या टेक्निक्स उसने दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसको प्रोसीड कर रहे थे। आई थिंक दो देख ली थी हमने ऑलरेडी। फंक्शनल फोरमैनशिप देख लिया था और स्टैंडर्डाइजेशन देख लिया था, उसी के थोड़ा आगे बढ़ने वाले तीन और बची हैं इसमें। जैसे ये तीन कंप्लीट हो जाएगा तो आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी ओवर हो जाएगा, राइट। तो आई थिंक आज वो कंप्लीट हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपका, ठीक है। सो देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू द स्क्रीन पार्ट, राइट। देन वी विल डिस्कस द रिमेनिंग जो भी उसमें बचे थे, ठीक है। तीन पार्ट बचे थे आई बिलीव। तो उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं आज, ठीक है, कि किस तरीके से चीज़ें वहां पे प्रोसीड हो रही है, ठीक है। तो अभी तक हमने दो चीजें यहाँ पे देख ली है, ठीक है। वी ऑलरेडी सीन द टू थिंग्स, ठीक है। पहली चीज हमने बात नंबर एक क्या देखी है, बात नंबर एक हमने ये देख ली है कि भाई फंक्शनल फोरमैनशिप कर देनी है। प्लानिंग को एग्जीक्यूशन को दोनों को अलग अलग बांट दो एंड देन अकॉर्डिंगली उनका जो टास्क है उनके नीचे चार चार बंदे बिठा दिए एंड देन अकॉर्डिंगली वर्कर को वो गाइड कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज हमने देखी कि वर्क का एक स्टैंडर्डाइजेशन करो और सिंप्लीफिकेशन करो, ठीक है। तीसरा हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज बेसिकली साइंटिफिक वर्क स्टडी, ठीक है। तो ये कहता है हवा में मत करो कोई भी स्टडी जो आप कर रहे हो। जैसे आप वर्क की स्टडी भी कर रहे हो तो दैट शुड बी साइंटिफिकली, ठीक है। साइंटिफिक वर्क स्टडी में इसने चार मेथड दिए कि किस तरीके से चार स्टडी को फॉलो करके आप साइंटिफिक वर्क स्टडी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के भीतर लेके आ सकते हो, ठीक है जी। तो अभी तक हमने क्या देखा, पहला हमने फंक्शन फोरमैनशिप वाला कॉन्सेप्ट जो देख लिया था, ठीक है। दूसरा हमने क्या देखा, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन वाला देख लिया। तीसरा हमारा ये पार्ट है जिसमें हम साइंटिफिक वर्क स्टडी की बात करते हैं। और साइंटिफिक वर्क स्टडी जब इसने बताई है तो इसने चार मेथड बताए हैं, ठीक है। चार स्टडी बताई है उसको टेक केयर करने की। तो सबसे पहली स्टडी इसने बताई है कि मेथड स्टडी, ठीक है। इसने बोला मेथड स्टडी का मतलब इसने क्या बताया, इसने बताया भैया हर काम को करने का, ठीक है। फॉर एवरी वर्क देर इज अ वन बेस्ट पॉसिबल वे होता है, वन बेस्ट पॉसिबल वे। उस वे को आपको फाइंड आउट करना है, उस मेथड को फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। हर काम को करने का एक बेस्ट तरीका होता है, उस बेस्ट तरीके को आपको फाइंड आउट करना है। अब मैं ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में बात करता हूं, ठीक है। ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो मैं बनाता हूँ वॉचेस, ठीक है। अब वॉचेस में क्या काम होता है, वॉचेस में भाई जो मेरा रॉ मेटेरियल खरीदने थे, मतलब जो मेरा आरएम आ रहा है, इसके बाद यहां पे आके वो प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस होने के बाद जब वो फिनिश बन रहा है, फिनिश होने के बाद आगे उसकी पैकिंग हो रही है एंड देन वो आगे जा रहा है। ये पूरे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, ये पूरे प्रोसेस को, ये पूरे मेथड को स्टडी करता हूं मैं, ठीक है। इसकी स्टडी करता हूं फ्रॉम द टाइम व्हेन आई एम परचेजिंग द रॉ मटेरियल टिल आई एम प्रोसेसिंग एंड देन आई एम फाइनली पैकिंग इट फॉर द सेल पर्पज। तो ये पूरे एक जो स्लॉट बना हुआ है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। इस पूरे को मैं रिव्यू करूंगा, ठीक है। एक ऐसा मेथड निकालूंगा जिसके थ्रू ये जो चीजें प्रोसेस हो रही है वो बहुत तरीके से स्ट्रीमलाइन प्रोसेस हो रही है। जो भी मेरे रिसोर्सेज है वो बेटर यूटिलाइज हो रहे हैं, राइट। अब यहां पे देखो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे हम बात करते हैं। मान लो एक फैक्ट्री है, ठीक है। कोई भी एक फैक्ट्री चल रही है आपकी, ठीक है। अब इस फैक्ट्री में मान लो मैं पटेटो चिप्स बना रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब मेरी ना बिल्डिंग्स बनी हुई है फैक्ट्री में, बिल्डिंग ए ब्लॉक बना हुआ है, बिल्डिंग बी ब्लॉक बना हुआ है, बिल्डिंग सी ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है। अब बिल्डिंग ए ब्लॉक जो है यहां पे मैंने वही मशीनें रखी है जो पटैटो को वॉश करने के लिए काम आती है, ठीक है। अब यहां पे मैंने वो रखी है जो इसको पील करती है, इसको छीलती है। देन यहां पे वो रखी है जो इसको फ्राई करती है। अब इससे क्या हो रहा है, जब मैं यहां से ये लेके आता हूं बाहर एंड देन यहां पे ले आता हूं, फिर यहां से लेके आ रहा हूं बाहर, फिर यहां ले आ रहा हूं, तो इससे क्या हुआ, मेरा प्रोसेस टाइम काफी ज्यादा हैवी हो गया। हैवी का मतलब क्या हुआ, यहां पे मेरा क्या हुआ, मेरा टाइम ज्यादा वेस्ट हो रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अननेसेसरी का मेरे रिसोर्स वेस्ट हो रहे हैं, रिसोर्स के साथ साथ मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि एक मेथड प्रॉपरली डिजाइन नहीं है। अब मुझे करना क्या चाहिए था कि जो भी मशीन्स रखी है, एक मेरी पर्टिकुलर जो भी इन तीनों में से सबसे बड़ी बिल्डिंग है, मान लो सी बिल्डिंग मेरी सबसे बड़ी है, तो यहीं पे मुझे ए बिल्डिंग की जो मशीन है वो भी रखनी चाहिए, यहीं पे बी बिल्डिंग की मशीन भी रखनी चाहिए और यहीं पे सी बिल्डिंग की मशीन भी रखनी चाहिए। अब यहां पे मैंने किया क्या, यहां पे मैंने जो मशीन्स का डिफरेंसेस था वो कम कर दिया, ठीक है। अब डिफरेंसेस कम होने की वजह से क्या है कि मेरे को बाहर नहीं जाना पड़ रहा, दूसरी बिल्डिंग पे नहीं जाना पड़ रहा, राइट। सारी मशीनें मैंने एक ही बिल्डिंग में रख दी। तो यहां पे हुआ क्या, यहाँ पे मेरी टाइम सेव हुआ, यहाँ पे मेरा कॉस्ट सेव हुआ, यहाँ पे मेरा जो लेबर को जो पे करना था वो सेव हुआ, प्लस मेरी प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई, राइट। तो मैंने एक मेथड ढूंढ लिया कि भैया इस काम को करने का ये सही तरीका है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, आपको समझ आ रही है। ये तो एक एग्जांपल ले लिया हमने कि जहां पे फैक्ट्री फैक्ट्री अलग है। अब मान लो विद इन दी फैक्ट्री है, विद इन दी फैक्ट्री कुछ ऐसा चीज हो रहा है कि जहां पे मान लो आप बैंक में काम करते हो, ठीक है। यू आर वर्किंग इन अ बैंक। तो आप बैंक बैंक सेटअप में जब काम कर रहे हो, आपकी सीट यहाँ लगी हुई है पर्टिकुलरली, ठीक है। आपकी सीट पर्टिकुलरली यहाँ लगी हुई है। अब इसका मेथड क्या है, मेथड ये है कि कस्टमर जब आपके पास आएगा चेक लेके, आप इसे क्लियर कर दोगे यहीं पे, राइट।
ये मेथड होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। कस्टमर पहले ड्रॉप बॉक्स में डालता है उस चेक को, राइट, ड्रॉप बॉल से आप निकालते हो, एंड देन निकालने के बाद आप चेक करते हो, एंड देन अकॉर्डिंगली आप उसे क्लियर करते हो। तो इससे क्या है, टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है, राइट, रेदर देन कस्टमर का डायरेक्ट आपको देता, आप डायरेक्ट वहां पे उसके अकाउंट में ऐड ऑन कर देते हो। तो एक मेथड है, तरीका है उसको फ्लो करने का, राइट। ये जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा है, मेथड का मतलब सिंपल सी है, एक बेस्ट तरीका ढूंढ लो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। हर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से पैटर्न अलग होता है, ठीक है। आप किसी भी एक मेथड को हर ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई नहीं कर सकते। सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है उसमें अलग होगा, प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री है उसमें अलग होगा। तो इट डिपेंडिंग अपॉन योर बिजनेस सिनेरियो, बस आप अपने बिजनेस सिनेरियो के हिसाब से ये देख लो कि भैया ये मेथड मेरे लिए वर्क कर रहा है, ठीक है, ये पर्टिकुलर मेथड है जो मेरे लिए वर्क कर रहा है, एंड देन अकॉर्डिंगली आई कैन प्रोसीड विद इट, ठीक है। एक दो क्वेश्चन करते हैं मेथड स्टडी के, जब आपको थोड़ी सी एक क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है, हो क्या रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझो कि भैया ये चीज इसमें हो रही है, ठीक है। एक मॉडर्न कार फैक्ट्री है, ठीक है, यूज करती है 3D सिमुलेशन, ठीक है, सॉफ्टवेयर टू मैप आउट हाउ मेटल शीट मूव थ्रू अ प्लांट, ठीक है। 3D एक सिमुलेशन इसने बना ली है, ठीक है, और इसको पता लग गया भाई कैसे मेटल शीट आती है, मतलब हाउ मेटल शीट मूव थ्रू द प्लांट। अब यहां पे क्या हुआ, फाइंड, इसने क्या करा, फाइंड द फ्लिपिंग द ओरिएंटेशन ऑफ द वेल्डिंग मशीनरी बाय 90 डिग्री। जब वेल्डिंग मशीनरी थी ना, जो भी वेल्डिंग मशीनरी है जिसको जिसको आप कार बनाते हो, पर्टिकुलरली वेल्ड करते हो, उसको इस तरीके से 90 डिग्री में मोल्ड कर लिया ताकि वेल्ड होने के बाद कार टू स्लाइड स्ट्रेट थ्रू विदाउट नीडिंग अ एक्सपेंसिव रोबोटिक क्रेन। होता क्या है, जब यहां पे कार असेंबल हो जाती है तो तरीका क्या होता है, एक रोबोटिक क्रेन आती है, इसको उठाती है, एंड देन अपने प्लेस पे जहां पे भी इसे रखना होता है वो रखती है। इसने क्या करा, इसने एक वेल्डिंग मशीन को 90 डिग्री क्या करा, मशीन को ट्विस्ट कर दिया या फ्लिप कर दिया। इससे क्या हो रहा है, जैसे ही बन के तैयार होती है एक स्लाइड आ जाती है, और स्लाइड के थ्रू ये अपने आप अपनी जगह पे चली जाती है। इससे क्या हुआ, मेरी मशीन की जो हैवी मशीन की कॉस्ट थी इसको उठा के वहां रखने की, वो कम हो गई है। तो इससे क्या हुआ, मैंने एक मेथड स्टडी करा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बेहतर, और ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफर करेगा। ऐसा नहीं है कि ये आप स्टैटिकली सब पे अप्लाई कर दोगे, ठीक है। इंफ्रा पे डिपेंड करता है, काफी सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कैसी मेथड स्टडी अप्लाई हो रही है, ठीक है जी। आगे देखो, मेन ऑब्जेक्टिव बता रहा है मेथड स्टडी का, इज टू मिनिमाइज द प्रोडक्शन कॉस्ट, ऑब्वियस सी बात है, और मैक्सिमाइज करना यूटिलिटी फॉर द कस्टमर। आपको जितने भी अपने रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है, कॉस्ट जो प्रोडक्शन है उसको मिनिमाइज करनी है, और जो भी यूटिलिटी है आपके कस्टमर के लिए, जो भी एंड यूजर है, उसकी यूटिलिटी को बढ़ाना, ठीक है जी। तो एट विच स्टेज द प्लानिंग शुड बी मेथड स्टडी आइडियली कंडक्ट। तो किस स्टेज पे शुरू करूं मैं मेथड स्टडी, मैंने बताया था शुरू से लेके एंड तक आपको मेथड स्टडी स्टार्ट करनी है। तो क्या कहता है, ओनली आफ्टर प्रोडक्ट हैज फेल्ड क्वालिटी चेक, नो, राइट फ्रॉम द प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल अंटिल द फिनिश गुड्स आर डिलीवर्ड। तो मैंने वहां पे एग्जांपल दिया था, जब से मैं रॉ मटेरियल खरीद रहा हूँ, जो भी बीच में प्रोसेस हो रहा है, जो भी पैकिंग का कंसेप्ट आ रहा है, वो पूरा ही इसमें अलाइन हो रहा है, और स्टार्टिंग से ही मैं मेथड स्टडी को फॉलो कर लूंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब यहाँ पे क्या करा, एक ग्लोबल पिज्जा डिलीवरी चेन है, इन्होंने डिजाइन करा एक स्पेसिफिक स्क्वायर बॉक्स, जो कि 2 सेकंड में हो जाता है। पहले वो 6 सेकंड लेते थे, अब 2 सेकंड में वो फोल्ड करके पिज्जा को पैक कर देते हैं। इससे क्या हुआ, ओवरऑल जो प्रिपरेशन का पाथ है एवरी सिंगल ऑर्डर में, वो कम हो गया। अब इससे क्या होता है, इन्होंने एक बेस्ट तरीका ढूंढ लिया जिससे 4 सेकंड का टाइम कम कर लिया एक में। ये 4 सेकंड बहुत कम लग रहा है, लेकिन जब बल्क में ऑर्डर आते हैं तो ये टाइम एक्चुअली मैटर करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पे ये इन्होंने मेथड स्टडी अपनी यहाँ पे फॉलो कर ली है, ठीक है जी। तो ये मेथड स्टडी का कॉन्सेप्ट ये कहता है, इसमें सिंपल सी बात ये कहती है, जब आप वर्क स्टडी कर रहे हो तो उसमें सबसे पहले आप मेथड स्टडी करो कि भैया एक सही तरीका ढूंढो, एक ऐसा तरीका जो बेस्ट तरीका हो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन ये डिफर करेगा, ऐसा नहीं है स्टैटिकली फॉलो होता रहेगा, ये डायनेमिक होता है, ठीक है। ये चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ये हो गया आपके मेथड स्टडी, ठीक है। दूसरा कहता है मोशन स्टडी के बारे में। देखो, व्हेन आई एम सेइंग द मोशन स्टडी, तो यहां पे हम बात कर रहे हैं वर्कर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। जो फैक्ट्री में वर्कर कर रहा है उसका जो मूवमेंट है, उस पर्टिकुलर वर्कर की जो भी मूवमेंट है उसके रिस्पेक्ट में मैं ये चर्चा कर रहा हूं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, कोई मेरा प्रोडक्ट बनता है, मैं वॉच बनाता हूँ, राइट। मैं वॉच अगर बना रहा हूं, तो इस वॉच को बनाने में फॉर एग्जाम्पल मेरी स्ट्रिप यहाँ रखी हुई है, मेरा डायल यहाँ रखा हुआ है, डायल मतलब जो बीच में लग रहा है उसके, और मेरे जो पैकिंग सामान है वो यहाँ रखा हुआ है, राइट। ऐसे पर्टिकुलर ये चीज रखी हुई है, वर्कर यहाँ बैठ के काम कर रहा है। अब वर्कर क्या करता है, जब भी वो डायल पे काम कर रहा है तो डायल के सामने रखी हुई है। अब इसको उठाने के लिए, स्ट्रिप को उठाने के लिए इसको पहले यहां जाना पड़ता है 2 मिनट, फिर इसको जब स्ट्रिप ले आता है लगाता है, फिर इसको पैकिंग करने के लिए सामान यहाँ उठाना पड़ता है। तो मैंने क्या करा, मैंने ये करा कि भाई ये रैक्स बना दी, डायल यहाँ रख दी, यहीं पे नीचे क्या रख दिया, पैकिंग रख दी, और यहीं पे ऊपर क्या रख दी, मैंने यहाँ पे टैब जो उसका फॉर एग्जाम्पल जो भी उसका
स्ट्रिप होती है वो रख दी। अब इससे क्या हुआ, इसको इसको उठना नहीं पड़ रहा, ये यहीं पे खड़े खड़े या यहीं पे बैठे बैठे ये तीनों चीज इसे मिल रही है और ये अकॉर्डिंगली अपना काम कर रहा है। तो मैंने क्या करा, मैंने पहले ऑब्जर्वेशन करी, मैंने पहले कैमरे में ऑब्जर्वेशन करी कि भैया जब वर्कर काम कर रहा है तो कितना टाइम वो वेस्ट हो रहा है उसका मोशन की वजह से, राइट, मूवमेंट की वजह से, जो कि अननेसेसरी मूवमेंट है। अब मैंने क्या करा, यहां पे जो यहां से चल के जाता है ये मेरे लिए तो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है ना, ये मेरे लिए क्या है, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट, लेकिन ये तो उसे करना ही पड़ रहा है क्योंकि सामान तो वहीं से उठाना है। तो मैंने इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या करा, स्टैंड बाय में यहीं रख दिया ताकि इसे मूवमेंट ना करनी पड़े। अब मूवमेंट नहीं कर रहा तो वो टाइम बच रहा है, वो टाइम बच रहा है, तो मैंने मोशन स्टडी के थ्रू क्या करा है, यहाँ पे अपना टाइम भी कम करा। अब यहाँ पे ध्यान सुनना, अब यहाँ पे जैसे हम एग्जांपल लेते हैं मोशन स्टडी में, फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे तेरा, जब आप अकाउंट खोलने जाते हो, ठीक है, अकाउंट ओपन कर रहे हो, आप कहीं पे भी, चाहे बैंक में ओपन कर रहे हो या आप किसी, फॉर एग्जांपल जहां ऑफलाइन आप जा रहे हो अकाउंट खोलने, कहीं पे भी, बैंक में जा रहे हो, पोस्ट ऑफिस में जा रहे हो, वट एवर इट इज, ठीक है, तो यहाँ पे एक पर्सन बैठा हुआ है, यहाँ पे एक पर्सन बैठा हुआ है, तो उसके पास सारी फाइलें जो भी है आ गई हैं। अब कस्टमर यहाँ बैठे हुए हैं अपने जो भी रिसेप्शन एरिया में। अब ये क्या कर रहा है ना, जैसे 50 कस्टमर बैठे थे, 50 बार कस्टमर के पास जा रहा है उनके साइन वेरीफाई करने के लिए, ठीक है, उनके साइन वेरीफाई करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसके बाद ऑफलाइन में वो चीज पड़ी हुई है पेपर में और वो जा रहा है वहां पे साइन करवा रहा है अपने सामने और वेरीफाई करवा रहा है अकॉर्डिंगली। ये मूवमेंट इसकी दिन में 50 बार होती है। तब इससे क्या हुआ, ये मोशन मेरे किसी काम का नहीं है एक्चुअल में, अगर ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे देखा जाए, हालांकि वो कर रहा है, उसका प्रोसेस ही यही है। तो यहाँ पे मैंने मोशन स्टडी करी, कैमरे से देखा भाई इतना टाइम यहाँ पे क्या हो रहा है, अननेसेसरी का वेस्ट हो रहा है, तो व्हाट विल आई डू। इस मोशन स्टडी को मैंने करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या करा, जितनी भी कस्टमर की जो एप्लीकेशन थी वो उसके डेस्क पे ही ऑनलाइन, उसके जो पीसी था या लैपटॉप जो भी वो यूज कर रहा है उस पे ही फीड कर दी उसकी मेल पे। अब उसके बाद डायरेक्टली वो कॉपीज वहां पे आ गई है, मेल भी उसके बाद डिजिटल कॉपी सिग्नेचर की ऑलरेडी आ गई है, तो वहीं से वो अप्रूव करता चल रहा है, राइट। ऐसा नहीं है कि उसे बार बार मूवमेंट करके जाना पड़ रहा है। ये एक सिनेरियो बताया मैंने, ऐसे ही काफी सारे सिनेरियो है जिसमें क्या होता है, वर्कर्स की मूवमेंट, जो भी मेरा मेरा मकसद ये है कि भैया जो मेरी प्रोडक्टिव मूवमेंट है वो मैं रखूं ओनली, और जो इससे रिलेटेड है यानी इंसिडेंटल टू प्रोडक्टिव है वो रखूं, जो भी अनप्रोडक्टिव है वो सारी मैं गैप कर दूं, ठीक है। तो मेरा पर्पस ये है मोशन स्टडी करने का, भैया जितनी भी अनप्रोडक्टिव तेरी मूवमेंट हो रही है उसको मेरे को हटाना है, ताकि मैं जो भी आप काम कर रहे हो, पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल वर्कर है, उसकी शिफ्ट है 8 घंटे की, ठीक है, तो 8 घंटे में जब भी वो काम कर रहा है तो मैंने एक मोशन स्टडी कर ली अकॉर्डिंगली कि भैया इस तरीके से मोशन स्टडी इतना ये काम करेगा, इतना यहाँ पे जाता है पर्टिकुलर, मेरे को समझ आ गया, राइट। तो मोशन स्टडी से मेरा पर्पस एक ही है, अनप्रोडक्टिव जो भी मूवमेंट है उसको रिमूव करना या उसको हटाना, ठीक है जी। क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग इसमें लेवल में आएगी आपके। एक इलेक्ट्रॉनिक असेंबली कंपनी है, ठीक है, ये क्या करती है, हुकअप करती है स्मॉल, हुक्स अप द स्मॉल एलईडी जो लाइट है टू सिंपली वर्कर रेस्ट एंड अपना रिकॉर्ड दम इन अ कैमरा। इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक असेंबली में कंपनी हुक्स अप स्मॉल एलईडी लाइट टू वर्कर की रिस्ट पे एंड रिकॉर्ड द कैमरा मूवमेंट। तो दे नोटिस दैट अ टेक्निकल ट्विस्ट करता है अपनी रिस्ट 3 extra time to pick up tiny microfilm because the part been too deep। मतलब एक नट को, फॉर एग्जांपल ऐसे समझो, एक नट है, पर्टिकुलर पर्टिकुलर जार में एक नट रखा हुआ है। अब उस जार में कंपनी ने क्या करा, यहाँ पे ऑलरेडी उसकी रिस्ट में एक वो कैमरा लगा दिया, मतलब एक रिस्ट लाइट के साथ एक कैमरा लगा दिया। अब वो देखती है जब ये इसको डिप करके निकाल रहा है ना, तो एक बार में नहीं निकलती है क्योंकि वो काफी गहरी है, काफी डिप है, तो कम से कम 3 बार मूवमेंट इसे करनी पड़ती है उस एक को उठाने के लिए, राइट। तो अब इसमें हुआ क्या, विच टाइप ऑफ मूवमेंट मैनेजमेंट एक्टिवली ट्राइंग टू एलिमिनेट, तो मेरे को इसको एलिमिनेट करना है, ये अनप्रोडक्टिव है जो कि एक बार में हो जाना चाहिए, वो 3 बार में डिप कर रहा है, उसकी भी गलती नहीं क्योंकि वो डिप है इसलिए हो रहा है। अब इसको मैं क्या रिमूव कर रहा हूं यहां से, अनप्रोडक्टिव जो मूवमेंट है उसको रिमूव करने की बात कर रहा हूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आगे बढ़ो। Gilbert and the Taylor was close up to the photographic study of analyze the individual physical task down to smallest hand gesture। मतलब इन दोनों ने ही, जो गिलबर्ट और टेलर था, इन्होंने क्लोजअप ऑन द फोटोग्राफिक, मतलब इन्होंने बोला वीडियो और कैमरे के थ्रू आप चेक करो मूवमेंट जो भी हो रही है उसमें से अनप्रोडक्टिव है उसको हटा दो, जो भी हैंड जेस्चर है या जो मूवमेंट हो रही है फुल बॉडी के अकॉर्डिंगली। तो इन्होंने क्या कहा, व्हाट टूल एंड टेक्निक द मोस्ट एसोसिएटेड कंडक्टिंग द रिग्रेस मोशन स्टडी। ऑब्वियसली कैमरे के थ्रू ही आप देखोगे तो स्टैंडर्ड अकाउंटिंग बैलेंस शीट, क्लोज ऑब्जर्वेशन थ्रू वीडियो रिकॉर्डिंग, स्टॉप वॉच, या फिर आप स्टैंडर्डाइजेशन सैंपल के थ्रू क्लोज ऑब्जर्वेशन करोगे, तभी आपको पता लगेगी क्या अनप्रोडक्टिव मूवमेंट उसमें आ रही है, राइट। अब यहाँ पे एक बैंक क्लर्क है, स्टैंड अप एंड वॉक टू द सेंट्रल कैबिनेट 40 times a day to verify the customer signature, वही वाला। द बैंक मूव द फाइल डिजिटली इनटू द कस्टमर, डिजिटली हमने मूव कर दी क्लर्क के कंप्यूटर स्क्रीन पे, अलाउ टू रिमेन सीटेड। तो बाय एलिमिनेटिंग दिस अननेसेसरी वॉक मूवमेंट, तो क्या हुआ, सक्सेसफुली हमने यहाँ पे क्या करा, मूवमेंट स्टडी को सक्सेसफुली इनेबल्ड कर दिया ऑब्जर्व करने के बाद। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो पहला मैंने क्या देखा,
आपका पर्टिकुलरली मैथड स्टडी, दूसरा हमने बात करा जो भी मोशन स्टडी है उसके बारे में, ठीक है जी। अगली बात जब हम करते हैं तो हमारी बात आ जाती है यहाँ पे टाइम स्टडी की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, ठीक है। टाइम स्टडी की जब मैं बात करूं भाई, टाइम स्टडी का मतलब क्या है, टाइम स्टडी मैं कर क्यों रहा हूं? टाइम स्टडी मुझे इसलिए करना है, और टाइम स्टडी ऐसा नहीं कि देखो, ऑर्गेनाइजेशन के भीतर ना तीन तरह के वर्कर होते हैं, ठीक है, तीन तरह के वर्कर होते हैं। पहला वर्कर वो होता है जो थोड़ा लो कैपेसिटी में काम करता है, वेरी लो कैपेसिटी। एक वर्कर वो होता है जो इन इन जनरल, जो मीडियन, मतलब मीडियन का मतलब एक स्टैंडर्ड है कि हाँ इसमें इतना काम कर सकते हैं नॉर्मल तरीके से। एक होता है प्रो, होता है, एक वर्कर मेरा प्रो मिलेगा। तो मैं किसको बेस लेता हूं, मैं कहता हूं भाई एक प्रोडक्ट को बनाने में ना ये जो एवरेज एम्प्लॉय है, ये एवरेज एम्प्लॉय कितना टाइम लेता है वो टाइम निकाल दे, ठीक है। टाइम स्टडी जब भी मैं कर रहा हूं किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो एवरेज एम्प्लॉय को कंसीडर करो, अगर ये अपनी नॉर्मल कंडीशन में काम कर रहा है तो मैं रेगुलरली देखता हूं कि इसको एक प्रोडक्ट बनाने में कितना टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल, एक वॉच को असेंबल करने में इसको लगते हैं करीबन 3 मिनट, राइट, एवरेज एम्प्लॉय को। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि भाई 1 घंटे के भीतर ये 20 वॉच जो है नॉर्मल, एक स्टैंडर्ड बना दूंगा कि 1 घंटे के अंदर 20 वॉच जो है असेंबल हो जानी चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये मेरी एक टाइम स्टडी आ गई, तो मैंने एवरेज को उठाया, मैंने ना ज्यादा लो वाले को लिया ना ज्यादा हाई वाले को लिया, मैंने एवरेज ले लिया कि भाई अगर एम्प्लॉय नॉर्मल ऑन एन एवरेज भी काम करेगा तो 20 सेकंड में, अगर वो मान लो 3 मिनट में कर रहा है इसको प्रोड्यूस, तो 20 वॉचेस वो यहाँ पे प्रिपेयर अपनी कर लेगा, ठीक है, 1 घंटे के अंदर, यानी 60 मिनट्स के अंदर। अब जब हमने यहाँ पे एक टैग ले लिया कि भाई 20 वॉचेस वो कर रहा है, 20 वॉचेस वहां पे परफॉर्म कर रहा है 1 घंटे के अंदर, और मान लो 8 घंटे की शिफ्ट कर रहा है, तो 8 घंटे में करीबन करीबन उसकी 160 वॉचेस बन जानी चाहिए, ठीक है। ये मेरा स्टैंडर्ड है डे का, कि एक पर्टिकुलर डे में 160 वॉचेस उसने तैयार करनी है। ये मैंने किसको बेस लिया है? ये मैंने बेस लिया है कि एवरेज एम्प्लॉय को, ठीक है। तो यहां मैंने एक स्टैंडर्ड निकाल दिया कि जो भी आपका पर्टिकुलर एक 1 आवर में जितनी भी चीजें बन रही है उसके हिसाब से एक स्टैंडर्ड टाइम दे दे कि भाई इतना टाइम आपका जो है स्टैंडर्ड है। अब इसके हिसाब से मैं कंपेयर कर लूंगा, मैं देख लूंगा कि कौन सा लो परफॉर्मर है और कौन सा हाई परफॉर्मर है, राइट। तो टाइम स्टडी से मुझे ये पता चल गया भाई स्टैंडर्ड टाइम इस काम को करने का इतना है, तो इतना ही टाइम इसमें अकॉर्डिंगली लगना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल कह रहा है, टाइम स्टडी से मुझे क्या पता लग रहा है, टाइम स्टडी से मुझे ये पता लग रहा है भैया स्टैंडर्ड क्या है उसका, ठीक है। तो एक ऑनलाइन बुक स्टोर है, वांट टू नो हाउ मेनी वर्कर नीडेड टू हैंडल द मैसिव अपकमिंग हॉलीडे सेल। एक सेल आने वाली हॉलीडे की, तो इसमें कितने वर्कर नीड होंगे। और हाँ, इससे मुझे ये भी पता लग रहा है एक चीज मुझे ये भी पता लग रही है कि मुझे ये पता लग गया कि मेरे को इन अ डे इन अ डे 8 घंटे की शिफ्ट में इतने अगर प्रोडक्ट पर्टिकुलरली बन रहे हैं, तो मुझे मुझे कितने वर्कर्स की नीड है ये भी मुझे पता लग गया। कई बार मुझे हायरिंग कर रही है, तो हायरिंग के लिए भी मुझे पता लग गया भाई इतने वर्कर मुझे इसको काम को सुटेबली करने के लिए चाहिए। तो यहाँ पे वही एक एग्जांपल की बात कर रहा है कि एक ऑनलाइन वर्कशॉप है, मतलब बुक शॉप है, वांट टू ने दे यूज द स्टॉप वॉच, इसमें पर्टिकुलरली देखा हाउ लॉन्ग इट टेकन एवरेज एम्प्लॉय टू स्कैन एंड बबल रैप फॉर द नोबल। तो इसने द प्राइमरी पर्पस क्या है इसकी टाइम स्टडी करने का, टू फाइंड आउट द वर्कर टाइम टू इट, नो, टू डिटरमिन द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू फिक्स स्टैंडर्ड टारगेट एंड कैलकुलेशन ऑफ द रेवल वॉल्यूम। लेबर कितने रखने हैं और उसके हिसाब से कितना स्टैंडर्ड टाइम लग रहा है स्टैंडर्ड टारगेट एक बनाने के लिए। इसने एक वर्क स्टडी कर ली, इसने एक बेसिकली टाइम स्टडी कर ली, किसके थ्रू, स्टॉप वॉच के थ्रू, वहां पे खड़े होके, राइट। एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, सेट कर दिया एक टारगेट, राइट। बेसिक कस्टमर सर्विस टिकट मस्ट बी क्लोज, कहता है जी 8 मिनट के अंदर कस्टमर की जो भी टिकट है वो क्लोज होना चाहिए, ये इसने एक स्टैंडर्ड टाइम रख दिया, ठीक है। द मैट्रिक इज ड्राइव बाय मेजरिंग देयर सीजनल एंड द एवरेज परफॉर्मर ओवर अ मंथ। ओवर अ मंथ जो भी एवरेज परफॉर्मर ने किया है उसके बेसिस पे 8 मिनट का टारगेट दिया है। What will be happen if the company set the timeline based on the lazy or untrained? अगर lazy और untrained देगी तो obviously जो target है वो actual में बहुत low है, right? तो इससे क्या होगा, the base standard is too high, no, the base standard is too low, leading to the business की efficiency and lazy target, right? तो आपको हमेशा यहाँ पे जब भी टारगेट ले रहे हो तो एवरेज एम्प्लॉय लो, मैं ये भी नहीं कह रहा जो प्रो है उसका लो, राइट। तो वो भी हर कोई प्रो नहीं हो सकता, बट एवरेज जो है एक स्टैंडर्ड बनाने के लिए मैं एवरेज लेता हूँ, ताकि वो सबके लिए सुटेबल हो, जो लो है वो अपने आप को पुश करे आपके लिए, राइट। थर्ड क्या कहता है, एक गारमेंट फैक्ट्री है, ठीक है, का ऑनर है, वांट टू बिल्ड अ फेयर बोनस सिस्टम बनाना है इसने, वेयर द वर्कर टू सी मोर शर्ट देन, जो ज्यादा शर्ट जो है सीव कर देते हैं, देन द स्टैंडर्ड बेसलाइन गेट एक्स्ट्रा मनी। तो यहाँ पे कौन सी स्टडी यहाँ पे ये कर रहा है, टाइम स्टडी, ठीक है। तो टाइम स्टडी के थ्रू इसको पता चल रहा है भैया स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड से ऊपर कौन कर रहा है, स्टैंडर्ड से नीचे कौन कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग ये अपना आगे की कार्रवाई जो है डिसाइड कर रहा है। तो वर्क स्टडी में थर्ड पार्ट हो गया आपका, जो भी टाइम स्टडी के बारे में चर्चा होगी, ठीक है जी। अब अगला पार्ट इसमें आता है टाइम स्टडी के अलावा, जब हम बात करते हैं लास्ट पार्ट होता है फटीग स्टडी। भाई ह्यूमन है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के भीतर ह्यूमन काम कर रहे हैं, तो ह्यूमन कोई मशीन तो है नहीं, दे आर नॉट मशीन, तो वो ऑब्वियसली बात है काम करने के बाद थकेंगे भी। तो फटीग स्टडी आपको इसलिए करनी है, आपको ये देखना है कि कॉन्टिन्यूस कितने टाइम तक एक एवरेज एम्प्लॉय काम कर सकता है, ठीक है। मान लो 3 घंटे वो रेगुलर काम कर रहा है, 3 घंटे के बाद जब
3.5 घंटे वो रेगुलर काम करता है, तो हमें ये दिख रहा है कि यार वो गलतियां ज्यादा कर रहा है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, गलतियां ज्यादा कर रहा है, क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है, स्टेमिना जो है, सब कुछ स्लो हो गया उस टाइम तक, राइट। तो यहाँ पे फटीग स्टडी मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे एक ड्यूरेशन पता चल जाए, यार इतने टाइम तक तो एम्प्लॉय जो है लगातार अकॉर्डिंगली काम कर सकता है, ठीक है। मुझे ये जानना है यहाँ पे फटीग स्टडी करके, मुझे ये पता करना है कि कितने टाइम तक वो रेगुलर काम कर सकता है। अब इस रेगुलर टाइम अगर मुझे पता लग गया कि 2 घंटे या 3 घंटे तक वो रेगुलर काम कर सकता है, तो मैंने हर 2.5 घंटे में एक ब्रेक दे दिया, ठीक है। हर 2.5 घंटे में एक 15 मिनट का मैंने ब्रेक दे दिया, ताकि वो इस ब्रेक से जब वापस आएगा, तो वो वापस अपना जो स्टेमिना डाउन हो गया था उसका, उसको अप करके आएगा, दोबारा अपनी कैपेसिटी में, जो कैपेसिटी इनिशियल मॉर्निंग में थी उसकी, उसी कैपेसिटी में वर्क करेगा। तो फटीग स्टडी सिंपली ये कहता है, आप ये देखो, आप ह्यूमन से काम करवा रहे हो, ठीक है, दे आर नॉट मशीन, तो वो थकते भी हैं, ठीक है। इमोशनल ब्रेकडाउन भी होता है, काफी सारी चीजें चलती है। तो इसमें क्या है कि बीच में एक काम के बाद, एक इंटरवल के बाद, आपने 2-2.5 घंटे काम करने के बाद एक अपना ब्रेक दे दिया, 15-15 मिनट के 2-3 ब्रेक, जो भी आपने डिसाइड कर ली कि भाई कितनी फ्रीक्वेंसी में मुझे ब्रेक देना है, कितनी बार ब्रेक देना है, और कितने टाइम का ब्रेक देना है। ये 3 चीजें आपने डिस्कस कर ली। फ्रीक्वेंसी, कि कितनी बार देना है, और कितने टाइम के लिए देना है, और कितने गैप बाद देना है, राइट। और यहाँ पे इसके साथ साथ मैंने ये डिसाइड कर लिया कि 15-15 मिनट के 3 ब्रेक मिलेंगे इन्हें 2-2 घंटे बाद, और 1 घंटे का इनका जो है जो लंच ब्रेक होता है वो अकॉर्डिंगली रहेगा। तो इससे क्या हुआ, ये अपनी प्रोडक्टिविटी पे काम कर पा रहा है, राइट। अपनी प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर पा रहा है। अगर मैं इसको 8 घंटे स्ट्रेच खिंचवा दूं नॉन स्टॉप, तो इससे क्या होगा, ना तो इसकी प्रोडक्टिविटी इफेक्टिव हो रही है, राइट, प्लस मेंटली एक ब्रेक डाउन हो रहा है, राइट, काफी सारी चीजें हैं। तो अगर एम्प्लॉई हैप्पी नहीं है, तो मेरा जो भी प्रोडक्शन है ऑब्वियसली वो कैसे हाई होगी, राइट। तो फटीग स्टडी करनी ऑर्गेनाइजेशन के भीतर एज अ वर्क स्टडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हमने देखा, मेथड स्टडी करी, मोशन स्टडी करी, टाइम स्टडी करी, और फटीग स्टडी करी। ये है वर्क स्टडी के 4 पार्ट, राइट। इसके क्वेश्चन देख लो फटीग स्टडी के, थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या चर्चा हो रही है यहाँ पे, ठीक है। वर्कर वर्कर डीप अंडरग्राउंड कोल माइन, कोल माइन के अंदर आपको जाना पड़ता है, राइट। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, जब कोल माइन पे आप नीचे आके वर्क करते हो, तो यू विल सी यहाँ पे आपका एक फिजियोलॉजिकल स्ट्रेच आ जाता है, राइट, क्योंकि माइंड में ऑक्सीजन उस टाइम उतनी जा नहीं रही होती, राइट। तो इससे क्या होता है, द कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने काम करने के लिए शेड्यूल कर दिए 3 छोटे छोटे 10-10 मिनट के ब्रेक, ताकि फ्रेश एयर मिले, राइट। एक ब्रेक का कर दिया 8 आवर की शिफ्ट में, टू प्रिवेंट द इंजरी एंड ऑल। तो 3 डायमेंशन ऑफ द रेस्ट, कैलकुलेट द फटीग स्टडी यूजिंग, इसमें क्या क्या करा हमने, कॉस्ट, लोकेशन, सैलरी, नो, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन एंड नंबर ऑफ रेस्ट। 3 चीजें मैंने बताई थी। फ्रीक्वेंसी, कितनी बार देना है, कितने टाइम का देना है, और रेस्ट का इंटरवल क्या रहेगा, राइट। ये चीजें हमने डिस्कस कर ली। आगे बढ़ते हैं। एक डेटा एंट्री फर्म फोर्स करती है एम्प्लॉय को टू सिट फॉर 9 आवर्स स्ट्रेट ओवर, राइट, विदाउट एनी ब्रेक, जीरो ब्रेक। तो यहाँ पे टेलर ने, अकॉर्डिंग टू टेलर, विच वॉज द रियल बिजनेस consequences इन द पॉलिसी, इंक्रीज द लॉन्ग टर्म एक्यूरेसी, बेटर कॉपरेशन बिटवीन द मैनेजर एंड, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। फिजिकल एंड मेंटल फटीग हो जाएगा, राइट, एंड इसके बाद थक जाएगा वो, लीडिंग टू इंक्रीज द ह्यूमन एरर एंड ड्रॉपिंग प्रोडक्टिविटी। ऑटोमेटिकली अगर वो स्ट्रेच पे काम कर रहा है विदाउट एनी ब्रेक, तो उसकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली कम होगी, राइट। आगे बढ़ो। एक डिलीवरी कंपनी है, नोटिस किया इसने कि इसके जो बाइक राइडर है स्टार्ट गेटिंग इनटू माइनर ट्रैफिक एक्सीडेंट ड्यूरिंग द लेट आफ्टरनून, राइट, इज बेसिकली आर ड्यू टू हैवी मेंटल बर्नआउट एंड फिजिकल स्ट्रेन। टू फिक्स दिस, विच टेक्निक ऑफ द एचआर टीम डेप्लॉय, फटीग स्टडी उसने करी, उसके हिसाब से उन्हें अकॉर्डिंगली ब्रेक देना स्टार्ट किया, तो इजीली वो चीजें अपने आप ठीक होने लग गई। तो आपको एक आइडिया हो गया यहाँ से कि 4 वर्क स्टडी जब आप करोगे, और ये आप इंप्लीमेंट कर दोगे, अगर मेथड स्टडी हो गया, मोशन स्टडी हो गया, टाइम स्टडी हो गया, फटीग स्टडी होगा, तो इजीली आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें चौथा वर्क स्टडी के अलावा जो पॉइंट आता है वो आता है डिफरेंशियल। डिफरेंशियल पीस रेट की बात करता है वेजेस की। तो डिफरेंशियल पीस रेट बोलता क्या बेसिकली, डिफरेंशियल पीस रेट क्या होता है, ये चौथा पार्ट है आपका, ठीक है। डिफरेंशियल पीस रेट ये कहता है, सिंपल सी बात कहता है कि भैया मैंने टाइम स्टडी करी है पीछे वर्क स्टडी में, टाइम स्टडी करके मुझे ये पता लग गया कि भाई स्टैंडर्ड इतना है, ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम इतना लग रहा है एक प्रोडक्ट को बनाने में, ठीक है। अब मुझे पता लग गया, अब जो वर्कर इस स्टैंडर्ड टाइम को मीट कर रहा है या एक्सीड कर रहा है, उसको मैं हाई पे करूंगा, ठीक है। और जो वर्कर इसको मैट नहीं कर रहा या इससे कम ले जा रहा है, उसको मैं लो पे करूंगा, राइट। तो यहां पे टेलर का साफ साफ ये कहना था, टेलर सिंपली सेइंग, टेलर कहता है भाई सिंपल सी बात है, आप ये समझो कि नॉर्मल अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के भीतर अगर हम बात करें, ऑर्गेनाइजेशन के भीतर वर्कर है, 8 घंटे की शिफ्ट करता है, मुझे पता है एट द एंड मुझे एंड में उसे 800 रुपीज देने हैं, और ये सबको दे रहा है इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर वर्क। तो ये जस्टिफाइबल नहीं है। उसने बोला भाई डिफरेंशियल पीस रेट पे करो, इस 8 घंटे में ये काम कितना कर रहा है, ठीक है। मान लो वर्कर ए है, इसने तो बना दी 100 यूनिट, राइट। वर्कर बी है, इसने बनाई है ओनली 70 यूनिट, लेकिन पे दोनों को बराबर हुआ है। तो इससे क्या हुआ, ये जो हाई परफॉर्मिंग वर्कर है, इसका मोटिवेट, ये भी डिमोटिवेट होता है, ये भी सोचेगा अगर को भाई मैं ज्यादा काम क्यों करूं जो पे उतना ही हो रहा है, राइट। तो टेलर बड़ी समझदारी के साथ डिफरेंशियल पीस रेट लेके आया,
उसने बोला मान लो मेरा स्टैंडर्ड बनाने का है, पूरे दिन में बनाने का 100 का स्टैंडर्ड। तो जो जो एम्प्लॉय पर्टिकुलरली 100 बना रहा है या 100 से ज्यादा बना रहा है, तो उसको तो मैं हाई पे करूंगा कि पर पीस के उसको मैंने 100 रुपए दूंगा, राइट। लेकिन जो लो बना रहा है, मान लो 80 बना देता है, 70 बना देता है, 100 से कम है जितने भी बना रहा है, तो इसको मैं जो पे करूंगा वो 80 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से पे करूंगा। अपने आप ही सब्सटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। अब इससे हो क्या रहा है, इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा एक ये हुआ, जो हाई परफॉर्मिंग है, ठीक है, जो हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉय है, वो क्या है, वो और मोटिवेट होकर काम कर रहा है, राइट। और जो लो परफॉर्मिंग है उसके लिए भी मोटिवेशन ये हो गया क्या, कि भाई अगर मैं अपना टारगेट पूरा करूंगा तो अकॉर्डिंगली मुझे भी वो पे होगा जो हाई पे है, राइट। तो टेलर ने सीधा डिफरेंशिएट कर लिया कि भैया मेरे को टाइम से मतलब नहीं है, मेरे को ये मतलब है आने के बाद काम कितना हो रहा है, ठीक है जी। जो काम हो रहा है उसके हिसाब से मैंने पे कर दूंगा। तो डिफरेंशियल पीस रेट सिंपल ये बोलता है हाई और लो पे के बारे में चर्चा कर रहा है, ठीक है जी। आगे देखो, एग्जांपल देखो, थोड़ा समझ में आएगा आपको। एक इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री है नोएडा में, ठीक है, सेटअप करती है स्टैंडर्ड डेली टारगेट, इसने 10 का टारगेट बना रखा है कि इतने स्मार्टफोन बनने चाहिए। फैक्ट्री पे 200 रुपये पर स्मार्टफोन पे करती है, अचीविंग टारगेट एंड डूइंग बेटर। मतलब अगर 10 या 10 से ऊपर करते हो तो 200 रुपये के हिसाब से पर फोन पे होगा, और अगर उससे कम होता है तो लो रेट पे होगा 150 के हिसाब से। एक्स असेंबल करता है 11 फोन, तो 11 इसको 200 के हिसाब से मिलेंगे, तो करीबन 2200 इसके बन गए। और अगर ये वाई 9 करता है तो इसको 150 के हिसाब से मिलेंगे, तो इसके करीबन करीबन आप लगाओगे तो 1500 150 माइनस कर दोगे, 1350 के आसपास बन जाएगा अमाउंट, ठीक है। तो यूजिंग टेलर व्हाट द एग्जैक्ट डेली अर्निंग ऑफ एक्स एंड वाई। अब देखो एक्स एंड वाई की यूनिट दो का ही डिफरेंस है। अगर आप देखो, इसने 9 बनाई है, इसने 11 बनाई है, लेकिन पे में कितना डिफरेंस आ गया, इसको 2200 मिल रहे हैं, वही इसको 13,500। टोटल टोटल अगर बात करें, लगभग लगभग 1000 रुपए से भी ऊपर का इसमें जो है 1150 के आसपास का डिफरेंस आ गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इतना डिफरेंस है इसके डिफरेंशियल पीस रेट में। लो हाई है तो एक्चुअल में ये लो हाई है, राइट। तो इससे क्या होगा, अब ये लो वाला जो वाई वर्कर है ये सोचेगा ना कि भाई मैंने तो 2 यूनिट कम बनाई थी, लेकिन स्टिल मेरे को इतना कम है। तो आगे ये मोटिवेट होगा, मोटिवेट होके देन आगे और अच्छा काम करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आगे देखो, कहते हैं जी ट्रेड यूनियन ऑब्जेक्ट करती है टेलर के डिफरेंशियल पीस रेट को, क्लेम करती है इट इज टू हार्श ऑन स्लो एंड ओल्डर वर्कर बिकॉज इट फाइनेंशियली पेनलाइज देम मिसिंग द बेस लाइन। ऑब्वियसली जो स्लो है या जो ओल्ड वर्कर है, राइट, जो नहीं कर पा रहे काम ज्यादा, तो उनके लिए क्या है, उनको स्मॉल मार्जिन मिलता है, जैसा आपने ऊपर सब्सटेंशियल डिफरेंस देखा। तो फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग अ शार्प वेज प्लान विच इज एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर के बीच डिफरेंस क्रिएट कर दे। क्यों कर रहे हो आप ये? पहला, टू मिनिमाइज द कंपनी की टोटल फिक्स लाइबिलिटी। नो, टू रिवॉर्ड द एफिशिएंट वर्कर, क्लियर आउट इनएफिशिएंसी एंड मोटिवेट द स्लोअर वर्कर। सिंपली जो एफिशिएंट वर्कर है भैया मैं उसे रिवॉर्ड करूंगा, और रिवॉर्ड के साथ साथ जो स्लो काम कर रहा है उसको मोटिवेशन भी तो है। अगर मैं काम करूंगा तो अकॉर्डिंगली मेरे को भी उतना ही पे आउट होगा, राइट। अब देखो, एक नया स्टार्टअप फैक्ट्री है, लॉन्च करी है इसने डिफरेंशियल पीस रेट टेलर का। टेलर की बात मान ली, मॉर्निंग टुमारो मॉर्निंग से हम ये फॉलो करेंगे। फाउंडर ने गैस मारा है, गैस वर्क कर रहा है यहाँ पे बैठ के। उसने बोला 50 बॉक्स तो 1 घंटे में बन ही जाएंगे। वर्कर प्रोटेस्ट करते भैया 50 कैसे बन जाएंगे, फिजिकली इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू हाउ मच द स्टैंडर्ड बेसलाइन आपको कैसे कैलकुलेट करनी है, एक डेटा के हिसाब से कर। एक डेटा के हिसाब से ले कि एवरेज एम्प्लॉय कितनी देर में कितना बनाता है उसके हिसाब से, ठीक है। बाय लेटिंग द वर्कर वोट ऑन कंफर्टेबली, नो, थ्रू अ रिग्रेस साइंटिफिक टाइम स्टडी करो यूजिंग अ स्टॉपर टू ऑब्जर्व एन एवरेज एम्प्लॉय। एवरेज एम्प्लॉय को जब आप ऑब्जर्व करोगे तो यू गेट एन आइडिया कि भैया कितना टाइम लग रहा है इसको बनाने में, वो स्टैंडर्ड रख दे। फिर ऐसे हवा में नहीं करना कि 1 घंटे में इतने तो बन ही जाएंगे। प्रॉपर एक स्टडी होनी चाहिए, स्टडी के बाद इसमें इस नतीजे पर पहुंच कि ये काम इस तरीके से होना चाहिए। तो चौथी बात क्या बोलता है टेलर, कहता है डिफरेंशियल पीस रेट पे करूंगा, टाइम से मतलब नहीं है मुझे। आगे आपको बात समझ में। तो डिफरेंशियल पीस रेट में दो ही चीजों में डिवाइड कर दिया, एक हाई में और एक लो में। जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, स्टैंडर्ड दे रहा है, स्टैंडर्ड से ऊपर कर रहा है, तो उसको तो मैं अपना हाई जो रेट है मेरा वो पे करूंगा। जो कम दे रहा है उसको मैं फिर अकॉर्डिंगली लो रेट पे रखूंगा, राइट। इसमें फिफ्थ एक पॉइंट आता है आपका मेंटल रिवॉल्यूशन, राइट। मेंटल रिवॉल्यूशन सिंपल ये कहता है कि भैया मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब है आपको अपने माइंड को चेंज करना होगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है, एक तरफ आपका वर्कर आ गया, ठीक है, एक तरफ ऑनर आ गया। भैया ऑनर को हमेशा ये लगता रहेगा कि वर्कर जो है कम काम कर रहा है, ठीक है, और वर्कर को हमेशा ये लगता है कि ऑनर हमसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां इन दोनों के बीच क्या होता है, कंफ्लिक्ट होता रहता है इसी चक्कर में। अब इस कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए मेंटल रिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट आया। उसने बोला भाई तेरे को भी ये पता होना चाहिए कि मेरे लिए ऑनर जरूरी है, तेरे को भी ये पता होना चाहिए मेरे लिए वर्कर जरूरी है, वरना मेरा ऑर्डर पूरा नहीं होगा। तो दोनों के बीच एक म्यूचुअल होना चाहिए, एक म्यूचुअली आप एग्रीड चीज होनी चाहिए कि भाई दोनों एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने वही बात करी यहाँ पे, स्टॉप फाइटिंग ओवर द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। व्हेन आई एम सेइंग डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, तो स्मॉल प्रॉफिट्स के लिए लड़ाई झगड़ा बंद करो। मेन चीज क्या है, आप ये करो, दोनों वर्क ऐसे करो कि ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो। अब अगर ओवरऑल प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली बात है आपको भी बेनिफिट ऑटोमेटिकली उसमें होगा।
सो वर्कर ऑलवेज नीड टू वर्क ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो बढ़े, राइट। स्मॉल जो निटी ग्रिटी, फॉर एग्जांपल स्मॉल अमाउंट के लिए लड़ना बंद करो, रेदर देन आप ये बिग पिक्चर देखो कि अगर आप पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट अकॉर्डिंगली दे रहे हो, राइट, ऑर्गेनाइजेशन अच्छा प्रॉफिट कर रही है तो वो आपको क्यों नहीं देगी, सिंपल सी बात। अगर तब भी नहीं दे रही तो ऑर्गेनाइजेशन की नीयत खराब है उस टाइम पे, राइट। तो आपको ये करना है कि आप अपनी तरफ से 100% अपना एफर्ट्स वहां पे डाल रहे हो, ठीक है जी। और म्यूचुअल नीड आपको रिकॉग्नाइज करनी है कि भैया एम्प्लॉई जो ऑनर है, अब ऑनर अकेले तो काम कर नहीं लेगा, ऑनर तो काम करता ही नहीं एक्चुअल में। एक्चुअल में काम कौन करते हैं, एक्चुअल में काम करते हैं वर्कर। तो ऑनर अकेला कुछ काम नहीं कर सकता, ये पता होना चाहिए। और वर्कर, वर्कर भी अगर हम बात करें, वर्कर भी इंडिविजुअल हो जाएंगे तो किसके साथ काम करेंगे, तो दोनों को अपनी एक म्यूचुअल नीड की वो होनी चाहिए। ऑनर को पता होना चाहिए भाई मेरा प्रोडक्शन जो है कंप्लीट नहीं होगा टाइम पे अगर वर्कर काम नहीं करेंगे। वर्कर को ये पता होना चाहिए कि भैया अगर ऑनर के पास ऑर्डर नहीं आएंगे तो हम काम एक्चुअल में करेंगे क्या, राइट। तो दोनों को म्यूचुअल नीड पता होनी चाहिए, ऑनर्स के लिए वर्कर जरूरी है, वर्कर के लिए ऑनर जरूरी है, राइट। ये म्यूचुअल एग्रीड के लिए हम ये एक मेंटल रिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, ठीक है। दैट इज द ओनली कॉन्सेप्ट, ये भी बताने की जरूरत पड़ रही है बताओ टेलर को, राइट। ये तो एक नॉर्मल बेसिक है, लेकिन जनरली ऐसा होता है, ठीक है। वर्कर को ये लगता है कि एम्प्लॉय हमसे ज्यादा काम करवाना चाहता है, और एम्प्लॉयर को ये लगता है वर्कर तो कुछ काम करता ही नहीं है। तो दोनों के बीच एक सीमलेस फ्लो होना चाहिए, मेंटल रिवॉल्यूशन का वहां पे वर्क करता है, ठीक है। अब एक एचआर डायरेक्टर है, उसने नोटिस दैट द मैनेजर एंड द फैक्ट्री फ्लोर वर्कर ट्रीट ईच अदर लाइक अ हॉस्टाइल एनिमी। मतलब जो मैनेजर है और फैक्ट्री फ्लोर वर्कर है वो दोनों आप आपस में एक दूसरे की लड़ाई होती रहती है, और जो एक दूसरे को एक दूसरे का दुश्मन समझते हैं, राइट। तो शी लॉन्च अ प्रोग्राम, चेंज देयर एटीट्यूड कंप्लीटली फ्रॉम द सस्पिशियस टू एब्सोल्यूट ट्रस्ट एंड कॉपरेशन, इससे बढ़ाया। तो ये कौन सा प्रोग्राम इसने लॉन्च करा होगा जो कि साइकोलॉजिकल एटीट्यूड के ऊपर काम कर रहा है, मेंटल रिवॉल्यूशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आगे बढ़ो। एक टेक बेस्ड कंपनी है, ठीक है, टेल करती है हिज इंजीनियर टीम्स कि स्टॉप आर्ग्यूइंग विद मी अबाउट योर बेस सैलरी कैप, कि मेरी सैलरी कम है, इसके ऊपर आर्ग्यू कम करना बंद करो। लेट वर्क टुगेदर टू बिल्ड अ इनक्रेडिबल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट दैट डोमिनेट द मार्केट, आई डिस्ट्रीब्यूट 20%। अब इसने बोला भाई आप ये मत ये इस चीज पे बहस मत करो कि मेरी जो बेसिक सैलरी है वो बहुत कम है, आप ऐसा काम करो जिससे कि हम इस सॉफ्टवेयर को ऐसा बनाए जो डोमिनेट कर दे मार्केट में, उसका जो भी प्रॉफिट होगा 20% मैं तुम्हें दे दूंगा, न्यू मार्केट का जो भी 20% ऑफ द न्यू मार्केट, वेल स्ट्रेट फॉरवर्ड आई विल गिव यू एज अ इक्विटी बोनस, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, फाउंडर की ये स्टेटमेंट अलाइन कर रही है किससे, टेलर से। मतलब छोटे मोटी चीजों पे ध्यान मत दो, आप ये ध्यान दो अगर आपने सॉफ्टवेयर अच्छा बना दिया तो मैं उसका 20% मार्जिन आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, ठीक है जी। तो इससे क्या हो रहा है, डिक्रीज वर्कर रेस्ट लेबल वगैरह, शिफ्टिंग द फोकस टुवर्ड द फ्रॉम स्मॉल जो भी प्रॉफिट पाई है टुवर्ड द एक्सपैंडिंग द ओवरऑल प्रॉफिट पाई टुगेदर, राइट। तो यहाँ क्या हो गया, स्विच हो गया। या इंडिविजुअल एक छोटा सा मार्जिन जो प्रॉफिट पाई के चक्कर में मैं पूरा वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉर द लार्ज पिक्चर एंड द बिग पिक्चर ऑफ इट, राइट। लास्टली क्या कहता है, in an order textile mills, the manager believed that only job is stand over the worker, strict, डांटो उन्हें और कट देयर पे एंड माइनर मिस्टेक पे टू एग्जीक्यूट द ट्रू मेंटल रिजोल्यूशन। आपको क्या करना पड़ेगा, दीज मैनेजर चेंज देयर प्राइमरी रोल टू, they must let worker 100% of all, no, they must double the number of shop floor, no, they must shift the scientific selection training and helping workers succeed in their profit fairly। तो उसे क्या करना है, they must shift scientifically selection testing और helping the worker succeed while sharing profit fairly। तो ये एक इसका रिजोल्यूशन है, राइट। तो मेंटल रिजोल्यूशन के ऊपर भी हमने जो है इसके ऊपर चर्चा कर ली है, आर यू गेटिंग माय? तो ओवरऑल जो हमने चर्चा करी है अभी तक इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कि भाई जो टेलर की टेक्निक्स के ऊपर हमने चर्चा करी है, ठीक है। टेलर की टेक्निक्स क्या होती है, 5 टेक्निक उसने बताई है कि भाई आप सिंपल सी बात है फंक्शनल फोरमैनशिप के ऊपर काम करो, ठीक है। सेकंड आपने फंक्शनल फोरमैनशिप का जब काम हो गया आपका, सेकंड आप काम कर रहे हो कि भाई स्टैंडर्डाइजेशन ले आओ, सिंप्लिसिटी ले आओ, ठीक है। थर्ड आप काम कर रहे हो कि वर्क स्टडी के ऊपर करो, उसमें भी 4 स्टडी इसने करवाई है। तो कहता जी मैथड स्टडी करो, मोशन स्टडी करो, टाइम स्टडी करो और फटीग स्टडी करो। देन डिफरेंशियल पीस रेट का कॉन्सेप्ट ये लेके आया कि डिफरेंशियल पीस रेट दो, राइट। एंड देन फाइनली इसने बोला कि भाई एक हार्मनी होनी चाहिए दोनों के बीच, राइट। तो मेंटल रिवॉल्यूशन के ऊपर काम करो, ठीक है। वर्कर के लिए ऑनर जरूरी है, ऑनर के लिए वर्कर जरूरी है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये रिजॉल्व करो पूरी उसमें, ठीक है। तो ये कुछ इसकी साइंटिफिक स्टडी थी जो हमने कंप्लीट करी। तो आई थिंक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज गॉट ओवर। नाउ विल स्टार्ट द अकाउंटिंग का कोई पार्ट हम स्टार्ट करेंगे 12th का जैसे भी रहेगा। नाउ जस्ट करो इसको अपनी तरफ से केस स्टडी लगाओ, ठीक है। कोई इशू आता है, कोई डाउट आता है, कोई कंसर्न आता है तो आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। कमेंट करो, मेल करो उसके रिगार्डिंग जैसा भी रहता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, राइट।
एंड जस्ट बी कूल एंड बी हैप्पी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। एंड या मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सून। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।